नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि 2025 का जो साल है वो पूरा का पूरा साल जो है वो इसी विषय को समर्पित है, जो हमें सहकार से समृद्धि की ओर लेकर जाता है, जो आत्मनिर्भर भारत है उसको एक नई पहचान दे रहा है और सबसे बड़ी बात, जो ग्रामीण हमारा अर्थतंत्र है उसको मजबूत कर रहा है। भारत की जो आत्मा है कृषि और भारत का जो शरीर है जो किसान है, उनका जो आर्थिक विकास है उसको विकास का एक नया आयाम दे रहा है। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं एक सबके लिए और सभी एक के लिए, इसी सिद्धांत का पालन करने वाली एक ऐसी संस्था, एक ऐसा विषय, सहकारिता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सहकार से समृद्धि किस तरीके से हो रही है, सहकारिता का क्या कुछ उद्देश्य है, ऐसे ही कई विषयों पर इसी के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। आज हमारे साथ में सूरज भान सिंह आमेरा मौजूद है। आप करीबन 37 साल से इसी में अपनी सेवा लगातार दे रहे हैं। आप वर्तमान में सहायक महाप्रबंधक है राजस्थान राज्य क्षेत्र सहकारी बैंक में। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन में, और आप सहकारिता आंदोलन से लगातार जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, कर्मचारियों के हित में कोई भी मुद्दा हो, आप बड़ी प्रखरता के साथ में उसको रखते हैं। सहकारिता विषयों के जानकार हैं, ट्रेड यूनियन के लीडर के रूप में भी आप जाने जाते हैं। सूरज भान सिंह जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। चलिए सर के साथ में चर्चा को शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले 2025 का जो साल है वो पूरा का पूरा साल सहकारिता को समर्पित किया गया है, सहकार से समृद्धि की ओर। सबसे पहले हम आपसे ये जो शब्द है सहकारिता, उस शब्द के क्या कुछ मायने हैं वो आपसे जानना चाहेंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि भारत सरकार ने पहली बार केंद्र सरकार में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का 6 जुलाई 2024 को गठन किया, और न केवल सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक कल्पना थी, जो एक उनका विचार था, उस योजना के तहत उन्होंने मंत्रालय का गठन करते हुए एक ऐसे राजनीतिज्ञ को उस मंत्रालय की कमान सौंपी जिसने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही सहकारिता से की। जी बिल्कुल। गुजरात के अंदर प्राथमिक सहकारी समितियों से लेकर गुजरात राज्य सहकारी बैंक से माननीय सहकारिता केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी जुड़े हुए रहे, और जो ही उन्हें ये कमान सौंपी गई, सबसे बड़ी उपलब्धि ये निकल कर आई कि यूएनओ ने पहली बार आज तक के इतिहास में किसी वर्ष को सहकारिता को समर्पित किया, और 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। बिल्कुल मनाया जाता है। 2025 का जो वर्ष है वो सहकारिता वर्ष के रूप में है। हर जुलाई का जो पहला शनिवार है उसको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। सहकारिता के अर्थ के बारे में आपने कहा, तो एक बहुत ही बड़ा मूल मंत्र और स्लोगन है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। इस मंत्र में सहकारिता का पूरा दर्शन छिपा हुआ है, और सहकारिता का व्यापक अर्थ है स्व सहायता, स्व अनुशासन, लोकतंत्र, एकता और समानता। यह सहकारिता के मूल सिद्धांत और मूल मंत्र है, जिसमें पूरी सहकारिता का दर्शन निहित है। जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, इसी सिद्धांत पर सहकारिता कार्य करती है। सहकारिता के उद्देश्यों की बात करी जाए, और दूसरा 1923 से 2025 तक का जो सफर है सहकारिता ने तय किया है, उस पूरे सफर को आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि 2023 में हमने 100 साल पूरे कर लिए, और अक्सर खेल में भी हम कहते हैं कि जब शतक पूरा हो जाता है तो विकास की जो रफ्तार है, रनों की जो रफ्तार है, वो दुगनी हो जाती है। देखिए, सहकारिता को अगर हम परिभाषित करें जी, तो जन्म लेने से और जीवन के अंतिम सत्य मृत्यु तक पूरी जीवनचर्या में सहकारिता हमें पग पग पर दिखाई देती है। और पहले तो बहुत ही सामाजिक रूप से ग्रामीण स्तर पर हर तरह से, चाहे व्यावसायिक गतिविधियां हो, चाहे कारोबारी गतिविधियां हो, चाहे सामाजिक रिश्ते हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो, सब में पग पग पर सहकारिता दिखाई देती थी। और 2023 तक सहकारिता का जो शुरुआत हुई, और 2025 में सहकारिता अपने चरम पर पहुंची। और सहकारिता का चरम पर पहुंचना इस बात को दृष्टिगत करता है कि यूएनओ को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में इसको रेखांकित किया गया। हमारा जो ग्रामीण जीवन था, जिसमें हम किसान की बात करें, हम खुमार की बात करें, हम नाई की बात करें, किसान अपनी पैदावार पैदा करता था और अपने पैदावार में से मंदिर के लिए अलग हिस्सा रख लेता था,
प्याऊ के लिए अलग हिस्सा रख लेता था, नाई की मजदूरी के रूप में अलग हिस्सा रख लेता था, कुम्हार से जो साल भर बर्तन लिए उसके अलग हिस्सा रख लेता था। ये एक सहकारिता का सबसे बड़ा, और जो हमारे जुलाहे होते थे, जो हमारे मोची समाज से जो होते थे, उन सब समाज का जो हर वर्ग जो अपने अपने वर्ग के हिसाब से समाज को सेवाएं प्रदान करता था, उसके आर्थिक स्वावलंबन के लिए, उसके आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए समाज में सब एक दूसरे की चिंता करते थे, सब एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, ग्रामीण स्तर पर अगर लड़की की शादी हुआ करती थी तो समाज और परिवार के सब लोग अपने घर से चकला और बेलन लेकर बारात के खाने की व्यवस्था के लिए पूड़ियां बेलने के लिए आ जाते थे, अपने घर से अपने अपने बर्तन ले आते थे। अगर बारात आती थी तो बारात को ठहरने के लिए सब रात को सोने की अपने अपने घर पर बाराती को ठहरने के लिए खाट बिस्तर इसकी व्यवस्था करते थे। ये सहकारिता जी थी। बिल्कुल, ये मूल काफी रूप से सहकारिता। बिल्कुल काफी सुंदर रूप का आपने एक दर्शन कराया है। सहकारिता के बारे में अक्सर कहा जाता है, अक्सर सुना जाता है कि जो भारत की सबसे बड़ी विशेषता है अनेकता में एकता, उसके आगे एक स्टेप बढ़ते हैं तो एकता की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो सहकारिता है। आज इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है जी, जब शिक्षा का बहुत प्रसार हो गया, पाश्चात्य संस्कृति चरम पर है, लोग भोग विलास की संस्कृति को अपना जीवन का लक्ष्य समझ बैठे हैं, और जब पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों निष्प्रभावी हो गए हैं, तो आज सहकारीवाद की सबसे बड़ी आवश्यकता आर्थिक जगत में भी, सामाजिक जगत में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक हो रही है। और सहकारिता, आपने कहा कि एकता, सहकारिता एकता नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि अगर सहकारिता को आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन के मोक्ष का परम सूत्र है सहकारिता। बिल्कुल, जीवन के मोक्ष का भी परम सूत्र है और एकता की पहली सीढ़ी के तौर पे भी देखा जा सकता है, क्योंकि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है कहीं ना कहीं उसी में सहकारिता छुपी हुई है। अब बात करते हैं, आप पिछले कई सालों से, लगातार 37 साल से आप सेवा में हैं, राजस्थान राज्य क्षेत्र सहकारी बैंक में हैं और सहकारिता आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। तो सहकारिता में जो विकास का जो सफर रहा है अब तक, उसको किस तरीके से देखते हैं देश के परिप्रेक्ष्य में और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में? सहकारिता का विकास का लक्ष्य बहुत ही प्रगतिशील और क्रांतिकारी रहा है, बहुत ही आशावादी रहा है। सहकारिता से हमारे ग्रामीण स्तर पर जुलाहे, बुनकर, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को कृषि ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, महिला स्वयं सहायता समूह का गठन करके महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज के अंदर सहकारिता के माध्यम से कृषि का, उद्योग का, व्यापार का विकास हुआ है, मानव स्वावलंबी और आत्मनिर्भर हुआ है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब सहकारिता से समृद्धि का मूल मंत्र माननीय मोदी जी ने दिया है और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जो सहकारिता में सहकार का ध्येय वाक्य देश के सामने रेखांकित किया है, तो सहकारिता के रूप में बहुत विकास हुआ है। और अब एक क्रांतिकारी विकास के रूप में माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने बहुत ही प्रकल्प, नवाचार, पहल और कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, जो बहुत ही एग्रेसिव स्तर पर, बहुत ही युद्ध स्तर पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के सभी राज्यों में प्रभावी रूप से लागू किए जा रहे हैं। उसी तरह राजस्थान में भी लागू किए गए और राजस्थान में भी उसके बहुत ही अपेक्षित और आशानुकूल परिणाम सामने आए, जिससे हमें एक उम्मीद बनती है कि 2025 के अंत होते होते राजस्थान में सहकारिता आंदोलन आर्थिक रूप से न केवल समृद्ध और सुदृढ़ होगा, बल्कि उपयोगी और जीवनोपयोगी रूप से लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए भी बहुत बड़ा तंत्र साबित होगा। बहुत बड़ा तंत्र साबित होगा। आपने जिक्र किया कि जो सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी 3-4 दिन पहले ही एक पूरे देश में सहकारिता मंत्रियों का, जो जितने भी राज्य हैं उनमें जो सहकारिता मंत्री है, उनका एक सम्मेलन भी हुआ है नई दिल्ली में, और विकास के नए लक्ष्य किस तरीके से सहकारिता के माध्यम से छुएं उनको तय किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम सहकारिता पे बात करें, एक जो ग्रामीण है या कोई आम आदमी है, वो सहकारी जो समिति है उससे किस तरीके से जुड़े? देखिए, वो जो पूरा जो प्रोसेस है वो आपसे जानना चाहेंगे। विकास जी, सहकारिता की आत्मा गांवों में बसती है। जी बिल्कुल। सहकारिता का तंत्र, सहकारिता का योजनाएं, सहकारिता का हितधारक किसान, ग्रामीण व्यक्ति जो गांव की चौपाल से निकलकर गांव स्तर ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य बनता है, और वो किसान जब ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य बनता है तो सदस्य होने के नाते उसे ब्याज मुक्त ऋण योजना का लाभ सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये ग्राम सेवा सहकारी समिति का आपने जिक्र किया, ग्राम सेवा की अलग से कोई सहकारी समिति बनाई जाती है या उसी में इंक्लूड रहती है? हर
पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया गया है। और माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि हर पंचायत स्तर पर नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा और राजस्थान में भी लगभग 2000 नई सहकारी समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां ग्रामीण स्तर पर होती है। उस गांव के पटवारी रिकॉर्ड के अंदर, राजस्व रिकॉर्ड के अंदर जो किसान दर्ज है वो किसान उसके सदस्य होते हैं। और जब वो किसान उसके सदस्य होकर अपनी शेयर कैपिटल के माध्यम से उसके आधिकारिक रूप से सदस्य बनकर वोटिंग राइट को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो न केवल ऋण की सुविधा का लाभ लेते हैं बल्कि चुनाव लड़कर उसके प्रबंधन में मालिक के रूप में अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो उन्हें कृषि ऋण की सुविधा दी जाती है, जो वर्तमान में राजस्थान सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का सहकारी फसली ऋण राजस्थान के किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समिति, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से वितरित करने का बजट लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लगभग 7,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जा चुका है। ये 1.5 लाख तक रुपए का ऋण ब्याज मुक्त होता है। किसान अगर इसको समय पर चुकाता है तो सहकारिता के माध्यम से उसको इतना आर्थिक सहयोग और समृद्धि और स्वावलंबनता मिलती है कि उसे ब्याज के रूप में साहूकारों के पास नहीं जाना पड़ता। देसी सेठ साहूकारों के आर्थिक शोषण से मुक्ति मिलती है और वो समय पर चुकाने पर 4% राजस्थान सरकार द्वारा और 3% का ब्याज अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उसी तरह ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां होती है, तो किसान अपने दुग्ध के उत्पादन को लाकर उस सहकारी समिति के एक मंच के माध्यम से उसके सारे सभी सदस्य किसान एक इकट्ठा करके दुग्ध को वहां जमा कराते हैं, जो बाद में डेयरी फेडरेशन को और जयपुर डेयरी को वितरित किया जाता है। समय पर उनको उसके हिसाब से उसका भुगतान मिलता है, उचित दाम मिलता है, इंसेंटिव और बोनस मिलता है। तो इस प्रकार ये मूल रूप से आपने पूछा ग्रामीण स्तर पर, तो सहकारी ऋण सुविधा के माध्यम से अपने दुग्ध उत्पादन को सहकारी समिति के माध्यम से विपणन करने के माध्यम से, और अब तो किसान अपनी फसल को भी क्रय विक्रय सहकारी समितियां, राजफेड की जो क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं उस पर गौण मंडी के माध्यम से अपनी उपज को लाकर बेच सकता है और उसके उचित दाम प्राप्त कर सकता है। तो मैं कहूं कि जैसे गांधी जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, मैं ये कहना प्रासंगिक समझूंगा कि सहकारिता की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों से ही शुरू होती है। जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि सहकारिता की जो आत्मा है वो गांवों में ही बसती है और गांवों से ही शुरू होती है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल डिजिटल इंडिया चल रहा है। डिजिटल इंडिया डिजिटल हो रहा है, पंचायतें डिजिटल हो रही है, ग्राम पंचायत डिजिटल हो रहा है। क्या डिजिटल इंडिया का भी प्रभाव इसमें देखने को मिल रहा है और इससे कितना कुछ सशक्तिकरण हुआ है इस क्षेत्र में? विकास जी, आपने बहुत ही सामयिक प्रश्न रखा जी। मैं फिर कहना चाहूंगा कि भारत सरकार में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठन के साथ ही माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के दिमाग में एक विचार आया कि देश के राज्यों में और राज्य के जिलों में और जिलों की तहसील में और तहसील से कस्बों में और कस्बों से गांवों में जहां जहां सहकारी समितियां कार्यरत है, जहां जहां सहकारी समिति को सदस्य जुड़े हुए हैं, जहां जहां सहकारी समिति की विभिन्न योजनाएं हैं, जहां जहां सहकारी समिति की विकास गाथाएं हैं, उन सबको नेशनल लेवल पर एक डिजिटल मोड पर कैसे लाया जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे लाया जाए। तो मुझे बहुत ही कहते हुए खुशी है कि माननीय अमित शाह जी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसमें देश की सभी सहकारी समितियों की सभी प्रकार के डाटा एक जगह संकलित किए गए हैं। जैसे आपको किसी भी राज्य की किसी भी गांव की सहकारी समिति के बारे में सूचना प्राप्त करनी है तो बटन दबाते ही उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सहकारी समिति की सारी सूचनाएं प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत सही बताया। किसी व्यक्ति के सामने दो ऑप्शन है, एक कोई निजी कोई संस्था उसको बनानी हो, सहकारिता की तरह कार्य करे, और एक जो ग्राम सभा के तौर पे जैसा आपने बताया कि सहकारी समिति कार्य कर रही है। तो ऐसे समय में उसको क्या चुनना चाहिए और क्यों चुनना चाहिए? देखो, मैंने आपसे कहा कि पूंजीवाद के असफल और पूंजीवाद के गंभीर दुष्प्रभाव जो विश्व भोग रहा है, उसके बाद सहकारीवाद और सहकारिता एक सबसे बड़ा दर्शन और आर्थिक और सामाजिक सरोकार का प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ी विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, और मैंने कहा ना कि स्वयं की सहायता, स्वयं का अनुशासन, लोकतंत्र, एकता और समानता, जहां इतने अच्छे खूबसूरत सिद्धांत हो तो किसी भी व्यक्ति को अपना आर्थिक गतिविधि ग्रामीण स्तर पर मेलजोल के माध्यम से सामूहिक प्रयासों से शुरू करनी हो तो सहकारिता से बेहतर विकल्प अन्य नहीं हो सकता। निजी कारोबार, निजी गतिविधियां किसी
व्यक्ति विशेष के लिए हो सकती है, किसी परिवार विशेष के लिए हो सकती है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में अपने व्यक्तिगत हित के लिए, व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए अर्थ से प्रभावित होकर कोई कार्य करना चाहता है। सहकारिता में एक के साथ सबका कल्याण, सहकारिता से जुड़े हुए सभी सदस्यों का आर्थिक हित, सभी सदस्यों के आर्थिक स्वावलंबन, सभी सदस्यों का आर्थिक कल्याण और आपस में खुद के द्वारा, सदस्य का सदस्य के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा। तो इससे बेहतर खूबसूरत दर्शन और संस्थान और कारोबार और व्यवसाय ग्रामीण स्तर पर हो नहीं सकता। ये मेरा अपना अनुभव। जी बिल्कुल। देश की अर्थव्यवस्था की जो मुख्य कड़ी वो बैंक है। आप उसी बैंक से जुड़े हुए जो सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो सहकारी बैंक है हर स्टेट में, इन सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों के लिए या समाज का जो अंतिम पंक्ति के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए क्या कुछ सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है? ज्यों सहकारिता का विकास हुआ, सहकारिता में जब विपणन का काम शुरू हुआ, प्रोसेसिंग का काम शुरू हुआ, प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ, तो यह भी आवश्यकता महसूस की गई कि सहकारिता में बैंकिंग क्षेत्र भी होना चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो सहकारिता में बैंकिंग क्षेत्र का बहुत ही सुंदर ढांचा पूरे देश में उपलब्ध है। त्रिस्तरीय सहकारी ढांचा उपलब्ध है, जिसमें राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में सीड सहकारी बैंक और अपेक्स बैंक भी कहते हैं, और जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं, जिन्हें हम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, और ग्रामीण और पंचायत और तहसील स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां होती है, जिन्हें आजकल हम ई पैक्स के नाम से पैक्स और लैंप्स भी कहते हैं। तो ये त्रिस्तरीय सहकारी बैंकिंग ढांचा सहकारिता के अंदर उपलब्ध है। जी। बैंकिंग के माध्यम से शुरुआती दौर पर सहकारी बैंकों की स्थापना किसानों को, सहकारी समिति के सदस्यों को, सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता के रूप में एक बहुत सीमित प्रारूप में शुरू हुई थी, जहां कृषि ऋण दिया जाना ही प्रमुख कारोबार और व्यवसाय था। सहकारी राज्य सहकारी बैंक देश की सहकारी क्षेत्र की शीर्ष संस्था नाबार्ड के माध्यम से पुनर्वित्त की सुविधा प्राप्त करता है, और पुनर्वित्त की सुविधा प्राप्त करके किसानों तक पैसा पहुंचाने के लिए राज्य सहकारी बैंक जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा देता है। देश की जो रीढ़ की हड्डी कृषि और जो उसकी एक तरीके से देश की जो आत्मा जो किसान वर्ग है, उन्हीं का सामाजिक विकास सबसे पहला लक्ष्य है। पहला लक्ष्य यही निर्धारित किया गया था सहकारी बैंकों का, लेकिन समय के बदलाव और परिवर्तन के साथ, टेक्नोलॉजिकल क्रांति के साथ, बैंकिंग उद्योग में आए परिवर्तन के साथ, नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक ने जब समय के साथ ये अपेक्षित समझा कि अब सहकारी बैंकों को भी उड़ने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, सहकारी बैंकों को भी अपने पंख फैलाने की सुविधा दी जानी चाहिए, तो आज सहकारी बैंकों को भी वो सभी बैंकिंग गतिविधियां, वो सभी बैंकिंग कारोबार, वो सभी बैंकिंग व्यवसाय, ऋण सुविधाएं करने की रिजर्व बैंक के स्तर से छूट है, जो अन्य व्यावसायिक ग्रामीण बैंक और अन्य निजी बैंक करते हैं। तो सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों और उसके सदस्यों के साथ साथ आम जन को भी सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। बिल्कुल, आपने बताया कि किसानों के लिए तो सुविधा है ही है, आमजन के लिए भी है। आमजन के लिहाज से समझना चाहेंगे कि सहकारी बैंक कितना कुछ उनके लिए ज्यादा उत्कृष्ट है अगर निजी बैंक की तुलना करी जाए तो? देखिए, सहकारी बैंक को पहले भारतीय रिजर्व बैंक से एक विशेष उदारता और रिलैक्सेशन था कि वो अपने ग्राहकों को ब्याज दर अन्य बैंकों की तुलना में अधिक दे सकती है। अच्छा। तो सहकारी बैंकों में इस बात की विशेष सुविधा उपलब्ध थी। आज भी इस बात की सुविधा उपलब्ध है कि सीनियर सिटीजन्स को जो ब्याज का अधिक प्रतिशत है वो दिया जाता है। जो सहकारी समितियों से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, सहकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, सहकारी बैंकों के अपने कार्मिक और सदस्य हैं, उनको भी ब्याज दर की सुविधा दी जाती है। लेकिन अन्य निजी बैंकों की तुलना में सहकारी बैंक आपके अपने बैंक लगते हैं जी। ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर जब वहां का नागरिक, किसान, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अन्य बैंकों की चकाचौंध और तकनीकीकरण की औपचारिकताओं और लिखत पढ़त से अपने आप को असुविधाजनक और अनकंफर्ट पाता है, तो वो जब सहकारी बैंक में प्रवेश करता है तो उसे ऐसा लगता है मेरा अपना बैंक। और हकीकत में वो किसान के अपने ही बैंक है जी। जो प्राथमिक सहकारी समिति से जुड़े हुए सदस्य हैं, किसान हैं, वो इन सहकारी बैंकों के एक्चुअल में प्रमोटर हैं, वो सहकारी बैंकों के मालिक हैं, तो ये उनके अपने बैंक हैं। तो अन्य बैंकों की तुलना में सहकारी बैंकों को लोग अपने ज्यादा नजदीक पाते हैं, सुविधाजनक पाते हैं। मतलब साफ, सरल और सहज प्रक्रिया है, मतलब किसी प्रकार का कुछ नहीं, जो है वो सामने है। अब तो सब जगह कंप्यूटराइजेशन हो गया है।
मैंने जब सहकारी बैंक की सेवा शुरू करी तो काले काले मोटे लेजर हुआ करते थे जी। और लेजर थप्पी के रूप में काउंटर पे वो रखे समय जाते के थे। साथ में हर एक चीज में बदलाव हुआ है और सारे बैंक अधिकतर सभी बैंक जी, डिजिटल दुनिया में है। बिल्कुल विकास सबसे जी। बड़ा प्रश्न, किसानों की बात करी जाए या समाज के हर वर्ग के, हर क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति की बात करी जाए तो उनको लोन की जरूरत होती है। तो सहकारी बैंकों में लोन लेने की जो प्रक्रिया है वो दूसरे बैंकों की तुलना में कितनी सरल है, सहज है? जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि अगर ग्राम सभा में अगर आपका प्रतिनिधित्व है तो लोन लेने की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी, उसके ऊपर रिबेट भी मिलेगी। सहकारी बैंकों में ऋण प्रक्रिया भी सरल है और ऋण सुविधाएं ग्रामीण स्तर पर किसान की जितनी सीमित आवश्यकता और जरूरत है उस हिसाब से उसको सुविधा का लाभ भी दिया जा रहा है और लाभ मिलता है। ग्रामीण सहकारी बैंकों में प्रक्रिया जटिल नहीं है, क्योंकि जो उनका कारोबार और व्यवसाय का दायरा है, जो उनका ग्राहकों का अपना दायरा है, वो ग्रामीण स्तर पर सीधा उनके साथ जुड़ाव और व्यक्तिगत लगाव है। तो जहां औपचारिकताओं की पूर्ति है और वो आम आदमी उन औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो सहकारी बैंकों का कर्मचारी और अधिकारी परिवार और सहकार भाव से उन औपचारिकताओं की पूर्तियों को करवाने में बहुत सहयोगात्मक भाव से उनको करता है। लेकिन सभी प्रकार की ऋण सुविधाएं, चाहे वो हाउस लोन हो, चाहे वो कार लोन, स्कूटर लोन हो, चाहे वो मकान के लिए ऋण हो, चाहे वो निजी आवश्यकता के लिए उपभोक्ता ऋण हो, चाहे वो बच्चों की लिखाई पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन हो, चाहे व्यापार के अंदर ट्रेडर्स सीसी लिमिट हो या मॉर्गेज लोन हो, सभी प्रकार की ऋण सुविधाएं सहकारी बैंक सबसे बड़ी बात सर यह है कि जो भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार जो योजनाएं लेकर आती है उनमें समाज के हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मिले, उसको लेकर आती है। महिला सशक्तिकरण को लेकर सहकारिता के क्षेत्र में क्या कुछ नए बदलाव हुए और क्या कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं? महिला सशक्तिकरण में सहकारिता क्षेत्र में जितने काम किए गए और सहकारिता क्षेत्र में सरकार की जितनी योजनाएं, मुझे नहीं लगता कि अन्य निजी बैंकिंग और व्यावसायिक बैंकिंग क्षेत्र में सहकारिता महिला सशक्तिकरण की बात की जाती हो। मैं आपको विकास जी बताऊं कि राज्य सरकार ने विशुद्ध रूप से महिला समितियों के गठन का भी निर्णय लिया हुआ है, जहां सिर्फ महिलाएं इस समिति को चलाएगी, महिलाएं समिति की सदस्य होगी। तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय राजस्थान सरकार ने किया है और महिला स्वयं सहायता समूह का सहकारी क्षेत्र में गठन करके उन महिलाओं को ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर उनकी छोटी छोटी आर्थिक गतिविधियां चलाना, चाहे वो सिलाई का काम करती हो, चाहे वो मंगोड़ी और पापड़ का काम करती हो, चाहे वो कुटीर उद्योग के रूप में कोई हैंडीक्राफ्ट्स का काम करती हो, ये सहकारिता के अंदर बड़े स्तर पर राजस्थान में काम हो रहा है। और हर जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। और अभी तो एक राजीव का महिला बैंक का भी गठन किया गया है, जिसमें सहकारी बैंक के माध्यम से उनको कारोबार करने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो महिलाओं के लिए सहकारिता में बहुत बहुत विकल्प हैं, बहुत अवसर उपलब्ध है और सहकारिता में महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान में बहुत कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कार्य किया जा रहा है और ये कार्य लगातार दिखाई दे रहा है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लेकर आना है। ऐसे में ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सहकारिता का क्षेत्र है उसकी 2047 के विकसित भारत के निर्माण में क्या कुछ भूमिका रहने वाली है। 2047 के भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका को लक्ष्य रखकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने जो सहकारिता से समृद्धि का मूल मंत्र दिया है, जो सहकारिता में सहकार का ध्येय वाक्य निर्धारित किया है, उसके पीछे लक्ष्य यही है कि किस तरह सहकारिता का एक बहुत बड़ा आर्थिक योगदान देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुदृढ़ करने के लिए किया जाए, जिसमें सहकारिता से समृद्धि के लिए पहले ग्राम सेवा सहकारी समितियां मूल रूप से किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराती थी या कुछ समितियां खाद बीज और पेस्टिसाइड्स का काम करती थी। अब भारत सरकार ने यह विचार बनाया कि अन्य प्रकार की सभी व्यावसायिक गतिविधियां क्यों नहीं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से करवाई जाए, जिससे उनकी ऋण कारोबार भी, उनका कारोबार भी बढ़ेगा और सहकारी समिति सक्षम और सुदृढ़ भी होगी। तो सहकारिता से समृद्धि में 53 तरह के इनिशिएटिव्स, 53 तरह की पहल पूरे देश में लागू की गई है, जिसमें मुख्य रूप से मैं चर्चा करूं कि प्रधानमंत्री औषधि सहकारिता मंत्री अमित शाह मेडिकल की दुकान के रूप में कोऑपरेटिव प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र के रूप में भी ग्राम सेवा सहकारी समितियां काम कर सकती है।
और इसके अंदर राजस्थान के अंदर 31 समितियों को लाइसेंस प्राप्त हो गया है और 24 समितियों ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। मतलब और 193 समितियों ने जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन किया है। तो जन औषधि केंद्र के रूप में वो काम कर सकती है। साथ ही साथ उनको ग्रामीण स्तर पर जल सुविधा, जल वितरण करने का कार्य भी अपने हाथ में ले सकती है और राशन के वितरण का कार्य भी कर सकती है, गैस एजेंसी ले सकती है, पेट्रोल पंप खोल सकती है। विभिन्न तरह की 53 व्यावसायिक गतिविधियां सहकारी समितियों के माध्यम से करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे आर्थिक समृद्धि की ओर भारत का निर्माण जी बिल्कुल, आर्थिक समृद्धि की ओर भारत लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी बहुत ही सुखद जो तस्वीर है वो हमें सहकारिता की दिखाई दे रही है। और 2047 का जो विकसित भारत बनाने का सपना हम सब ने मिलकर देखा, उसमें सहकारिता बहुत ही अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता और सहजता के साथ में आपने अपनी बातें रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं विकास जी इस चर्चा के माध्यम से कुछ सहकारिता आंदोलन को और सुदृढ़ करने के लिए कुछ सुझाव के रूप में जिन पर सरकार और शासन व्यवस्था को ध्यान आकर्षित करना चाहिए। सहकारिता में लोकतांत्रिक स्वरूप को कायम करने के लिए चुनाव करवाए जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो राज्य सरकार को सहकारी संस्थाओं के चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर उनके लोकतांत्रिक स्वरूप के माध्यम से सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ किए जाने पर विचार किया जाना जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर उम्मीदों का ये सूरज है, उसकी किरणें जरूर फैलती जा रही है और इससे वाकई में 2047 का जो विकसित भारत है, वो सपना है, वो जरूर साकार होगा। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे, इतनी सरलता के साथ में आपने बातें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी, मुझे भी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।